एक गांव में धनसुख नाम का एक अमीर आदमी रहता था। धनसुख को अपने पैसे का अति का घमंड था। वह गरीबों को मच्छर मक्खी से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझता था। धनसुख सेठ एक बहुत आलीशान घर में रहता था। उसका घर बहुत बड़ा था, लेकिन वह फिर भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके घर के सामने एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी का मालिक था फकीरदास। धनसुख फकीरदास की झोपड़ी को एक कलंक ही समझता था। वह हमेशा यही सोचता था कि ये हमारे घर के सामने से कैसे हटे। धनसुख अपने नौकरों से कहता है, पता नहीं यह गरीब फकीरदास मेरे घर के सामने ही झोपड़ी बनाकर क्यों बैठा है। मुझे वह झोपड़ी बिल्कुल पसंद नहीं आती। इतने अच्छे मकान के सामने इतनी घटिया झोपड़ी बनाकर रखी है उसने। मालिक, वो तो उसकी जमीन है। उसकी जमीन है तो क्या मैं अपने महल के सामने उसकी झोपड़ी बर्दाश्त करूंगा? मुझे उसकी झोपड़ी तोड़वानी ही पड़ेगी। इस तरह धनसुख यह निश्चय कर लेता है कि उसे झोपड़ी तोड़वानी ही पड़ेगी, और वह एक दिन अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर फकीरदास की झोपड़ी के पास पहुंच जाता है। इस घटिया सी झोपड़ी को आज हटा ही दो। यह मेरे घर की शान खराब करती है। सेठ जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। सेठ जी, कुछ तो दया करो। मैं कहाँ रहूँगा? मेरा परिवार कहाँ रहेगा? सेठ जी, यही मेरा आश्रय है। सेठ जी, तू कहीं भी रहे, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलो भीकू, जरा इस झोपड़ी को तोड़ो जल्दी जल्दी। सेठ धनसुख के कहने पर अब भीकू झोपड़ी तोड़ने लगता है। सब कुछ देखते हुए भी फकीरदास कुछ नहीं कर पाता है और वह जोर जोर से रोने लगता है। सेठ जी, आपने ये अच्छा नहीं किया। सेठ जी, पैसे का घमंड अच्छा नहीं होता। सेठ जी, ओए गरीब बेवकूफ, पैसा होगा तो ही तो घमंड होगा। मेरे पास पैसा है, इसलिए मेरे पास घमंड है। चल यहाँ से निकल। धनसुख के धमकाने से फकीरदास चला जाता है और जाते जाते कहता है, सेठ जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक दिन मैं वापस जरूर आऊँगा, और जब मैं वापस आऊँगा तो आप बहुत पछताओगे। सेठ जी, चल जा जा, तेरी धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, तू उस दिन आना जब मेरे से अमीर बन जाए। परेशान होकर फकीरदास बहुत दूर चला जाता है। अब वह चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। क्यों ना मैं इस जंगल में ही अपना घर बना लूं। इस जंगल में कोई घमंडी सेठ भी नहीं है। मैं आराम से इस जंगल में रह सकता हूँ। अभी फकीरदास ये सब सोच ही रहा था कि उसके आसपास बहुत सारी मधुमक्खियाँ घूमने लगती हैं। अरे, इतनी सारी मधुमक्खियाँ, भाग लो यहाँ से, वरना मेरे पीछे पड़ जाएंगी। ये मेरी खैर नहीं। यही सोचकर फकीरदास अब भागने लगता है और वह भागते भागते एक नदी के किनारे पहुँच जाता है। चलो, भगवान ने मेरी बहुत जान बचाई। मधुमक्खियाँ तो भाग गई, लेकिन मैं कहाँ फंस गया? मैं जंगल में फंस गया। अब मैं क्या करूँ? मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूँ। कहीं से रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा जंगल से निकलने का। अब फकीरदास को भूख लगने लगती है, लेकिन वह देखता है चारों तरफ उसे कुछ भी नजर नहीं आता। यह सब देखकर फकीरदास भगवान को याद करने लगता है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया हूँ? ये तो पूरा जंगल ही जंगल है। यहाँ तो कुछ खाने को भी नहीं दिखाई दे रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? कोई फल भी नहीं नजर आ रहा। अभी फकीरदास ये सब सोच ही रहा था, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। सुनो भाई, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे, ये तो बत्तख है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जादुई बत्तख हूँ। तू मेरी क्या मदद कर सकता है? फिलहाल तो मैं तुम्हें खाना खिलाकर तुम्हारी भूख शांत कर सकता हूँ। सच? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये तो तुम्हारा मेरे पे बहुत बड़ा एहसान होगा। अब बत्तख ने फकीरदास के लिए खाना मंगवा दिया। मेहमान के लिए खाना आ जाए। अरे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जंगल में खाना आ गया। हाँ, खाना आ गया दोस्त, तू आराम से खाना खा, पेट भरकर। अपना मनपसंद खाना देखकर फकीरदास को भूख और तेज लगने लगती है और वह खाना खाने लगता है। जैसे ही वो खाना खा रहा था कि तभी बारिश आने लगती है। अरे, अब क्या होगा? होना क्या है, अगर बारिश ज्यादा तेज आ गई तो जंगल में बाढ़ आ जाएगी और सारे जंगल में पानी भर जाएगा। बत्तख की ये बात सुनकर फकीरदास बहुत डर जाता है।
अब तो मेरा मरना निश्चित है। मैं कहाँ जंगल में फंस कर रह गया। अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोस्त घबरा मत, जब तक मैं हूँ तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी परेशानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फकीरदास अभी यही कह रहा था कि बत्तख तू बहुत छोटी सी है, तू अपनी जान नहीं बचा सकती तो मेरी क्या जान बचाएगी। तभी फकीरदास के पैरों में नदी का पानी आ जाता है। वह घबराने लगता है। तभी बत्तख अचानक एक बहुत बड़े सोने के घर में परिवर्तित हो जाती है। यह देखकर फकीरदास अपने मुंह में उंगली दबा लेता है और बड़ा ही आश्चर्यचकित हो उसे बहुत आश्चर्य होता है। देख दोस्त, अब बन गया ना तेरा घर। अब इस घर में तू आराम से रह सकता है। इस घर में तुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। तेरे लिए हर सुख सुविधा उपलब्ध है इस घर के अंदर। दोस्त जल्दी से अंदर आ जा, नहीं तो तू पानी में बह जाएगा। दोस्त जल्दी से अंदर आ। बत्तख के कहने पर फकीरदास घर के अंदर घुसता है। वह देखता है इतना आलीशान महल, चारों तरफ हर चीज सोने की बनी हुई थी। वह पूरा घर देखता ही रह गया। हर एक चीज में सोना ही लगा हुआ था। अरे बाप रे, ये घर है या सोने का महल? ऐसा लग रहा है मैं स्वर्ग लोक में आ गया हूँ। हर एक चीज सोने की बनी हुई है और चारों तरफ हीरे जवाहरात चमक रहे हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। अब बाढ़ वाला मौसम भी शांत हो जाता है और नदी का पानी सूखने लगता है। फिर एक दिन फकीरदास बत्तख के घर से बाहर आ जाता है। दोस्त तू खाली परेशान क्यों हो रहा है? मुझे बता, कोई परेशानी है तो? मैं उस घमंडी सेठ के बारे में सोच रहा हूँ। उस सेठ ने मेरी बहुत बेइज्जती की थी, मेरी झोपड़ी भी तोड़ दी थी और मुझे गांव से बाहर भी निकाल दिया था। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ था? बत्तख के पूछने पर फकीरदास उसको सारी बात बता देता है और रोने लगता है। दोस्त जब तक मैं तेरे साथ हूँ तुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। तू उस घमंडी सेठ को सबक सिखा, मैं तेरे साथ हूँ। पर मैं कैसे सिखा सकता हूँ उसे? उसके बड़े से घर के सामने अपना सोने वाला बत्तख वाला घर खड़ा कर दे। उसके घर की क्या कीमत रहेगी जब सोने का बत्तख वाला घर उसके घर के सामने खड़ा होगा तो। बत्तख की यह बात सुनकर फकीरदास बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सेठ सोकर उठता है। वह अपने घर के सामने एक सोने का बत्तख का घर देखता है तो वह सोचने में पड़ जाता है। अरे इतना सुंदर महल, सोने का घर किसने बनाया? ऐसा कैसे चमत्कार हो सकता है कि एकदम सोने का महल खड़ा हो गया? ये फकीरदास ने ही बनाया है। हमने फकीरदास की झोपड़ी तोड़ी थी, उसने अपना महल बना लिया। क्या कह रहे हो? फकीरदास ने बनाया है, वो भी एक ही रात के अंदर? ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है? मालिक, सोने का महल देखने पूरा गांव इकट्ठा हो गया है। मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ उस महल को देखने चलते हैं। कह रहा हूँ कि आप भी फकीरदास से माफी मांग लो। फकीरदास का घर देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इतना सुंदर और सोने का घर देखना लोगों के लिए बड़े आश्चर्य की बात हो रही थी। अब तो दूसरे गांव के भी लोग फकीरदास का घर देखने के लिए आने लगे। जब सेठ धनसुख ने उसका घर देखा तो वह भी देखता ही रह गया। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कोई अमीर गरीब नहीं होता। समय का कुछ पता नहीं लगता, कब कोई गरीब आदमी बहुत अमीर बन जाए और अमीर आदमी कब गरीब बन जाए। यह सब सोचकर धनसुख फकीरदास के घर के अंदर गया। भाई फकीरदास, मुझे माफ कर दे। मैं अपने पैसे के घमंड में यह भूल गया कि तू भी इसी गांव में रहता है। भाई फकीरदास, मैं यह भूल ही गया था कि यह तेरी जमीन है। इस गांव में जितना मेरा अधिकार है उतना तेरा भी है। आज से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैं किसी गरीब को परेशान नहीं करूंगा भाई। फकीरदास धनसुख को माफ कर देता है और वह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वह एक संग रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अमीरी का घमंड नहीं करना चाहिए। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सपोर्ट माई चैनल। अगर आप लोगों को मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। दिस वीडियो is sponsored by Buy Mode shopping app
BuyMote e-shopping application is one of the online shopping app now available on Play Store and App Store.